हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। ये सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य, जो कि आप देखेंगे कि बीपीएससी में जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी लोकप्रिय है लोगों के बीच में। ये एक अच्छा ऑप्शनल इसलिए माना जाता है कि अगर आप इसमें टू द पॉइंट लिखते हैं तो बिल्कुल मैथ की तरह आपको मार्क्स उठता है। खास करके जब इसका फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो भाषा और साहित्य का इतिहास है। अगर आपने आंसर को वैसा लिखा और उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन बहुत घुमाते नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप देखेंगे उसमें कि आंसर के जो लिखेंगे अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रही तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाएगा और अच्छे रैंकिंग के साथ आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड एनालिसिस क्या है इसका, ये बात करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका दो पार्ट होता है। सबसे पहले देखें कि हिंदी भाषा और साहित्य जो है इसमें दो खंड है। खंड एक में भाषा और साहित्य का इतिहास है और खंड दो में साहित्य में जो है आपका गद्य और पद्य पूछा जाता है। मीन्स जैसे कबीर हैं, सूर हैं, इन सब से पूछा जाता है आपका। ये पहले क्या था, 60-62 से पहले क्या था, ये दो पेपर था। ये पहला जो खंड एक है एक पेपर हुआ करता था और खंड दो जो है ये दूसरा पेपर हुआ करता था। लेकिन 60-62 के बाद से जो है सारे सब्जेक्ट में ये बात तब्दील किया गया कि उसमें जो है फर्स्ट पेपर को खंड एक बना दिया गया, जिसमें कि 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 150 नंबर के होते हैं। उसी तरह से खंड दो में जो है 6 क्वेश्चन में आपको 3 करने होते हैं और 150 नंबर के होते हैं। तो अभी हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे ये खंड एक के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी भाषा और साहित्य के के इतिहास के बारे में कहा गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका क्या प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है और उसके कारण आपने अभी तक से पूरी पढ़ाई की होगी, लेकिन अंत में क्या होता है कि आप जो है इसमें स्पेसिफिक कैसे हो पाएँ ताकि आप कम समय में अच्छा से लिख पाएँ। तो ये देखते हैं हम लोग कि कहाँ से हम लोग इसको मैनेज कर पाते हैं। देखिए खंड एक क्या है कि हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दो पार्ट है इसमें। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहला है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणी और शाब्दिक विशेषताएं। दूसरा है मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्य भाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे इसका विकास हुआ। तीसरा है कि 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ। फिर है देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण। फिर आप देखेंगे आगे है स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास किस तरह से हुआ। फिर स्वतंत्रता के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। फिर हिंदी का प्रमुख जो उपभाषाएं हैं उसके बारे में है और उनका पारस्परिक संबंध कैसा है। फिर है मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण। ये हमारा जो है पार्ट है हिंदी भाषा का। आप देखते हैं कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप ये जो फर्स्ट पार्ट है उस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग ये पूछते हैं। जैसे देखिए 64 में अवहट्ट पूछा है। फिर जो आप देखेंगे 60-62 में अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी को मिला के पूछा गया। लेकिन इसके एक चीज़ देखेंगे कि आप जो क्वेश्चन दिया गया कि व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषता, तो बिल्कुल एज इट इज ये पूछा गया है। ये देखिए आप मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, ये भी आपका 66 में पूछा है। फिर 64 में पूछा है, 60-62 में पूछा है, फिर 65 में पूछा है। तो आप देखेंगे कि 66, 64 और 60-62 में अवधि का टोटल पूछा गया है और एक बार जो है ब्रज भाषा के बारे में पूछा गया। इसमें भी है कि साहित्यिक भाषा के रूप में इसका कैसे मध्यकाल में विकास हुआ था, ये पूछता है। ये देखिए आप इसमें से अभी तक से हिंदी भाषा के खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर देखिए देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के मानकीकरण से क्वेश्चन पूछा, जिसमें कि देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा दोनों को एक साथ पूछा गया और देवनागरी लिपि से सिर्फ जो है 63 में पूछा गया। आगे आप देखिए कि स्वाधीनता संघर्ष में जो है आपका राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का कैसे विकास हुआ, ये 64 में पूछा गया और 63 में पूछा गया। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत संघ के राजभाषा, तो इसमें आपका देखिए कि इसका जो विकास हुआ है इस 66 में पूछा गया और 60-62 में पूछा गया है। प्रमुख उपभाषाओं से भी पूछा गया है 65वीं और 60-62 में, और मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण से सिर्फ 66 में ही पूछा गया है। तो ये संभावना नहीं है आपका कि पूछा जाए। तो इस प्रकार आप देखिए आगे हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो सबसे बड़ा पार्ट है आपका, जिसमें कि काल है टोटल जो सिलेबस में दिया गया हिंदी साहित्य का प्रमुख काल, अर्थात आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, द्वैधी काल,
आदि की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट खंड है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी भक्ति काल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए 66 में भी पूछा है, 65 में भी, 64 में भी। अक्सर ये बहुत कम देखा जाता है कि लगातार किसी चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, लेकिन इसमें भक्ति काल में 3 धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे सूर है, और उसके बाद आपका सूफी संत का है, फिर कबीर का है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तुलसी है। तो ये जो 3-4 धाराएं हैं उसको आप लेके चलेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखेंगे क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से मिला के ये पूछा गया है। फिर आप देखेंगे द्वैदी काल से पूछा गया है, 65 में पूछा गया, आदि काल से 64 में पूछा गया है। फिर काल विभाजन, एक काल विभाजन हिंदी साहित्य में होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। तो आप देखेंगे 63 में ये पूछा गया था। फिर भारतेंदु काल, द्वैदी काल, ये भी 63 में पूछा गया था। फिर आते हैं हम आधुनिक हिंदी के मतलब जो है छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी और कविता आदि प्रमुख जो है साहित्यिक गतिविधियां और प्रवृत्तियों के प्रमुख विशेषताएं। ये आप देखेंगे कि ये आधुनिक काल में जो पूछा जाता है खास करके छायावाद से ज़्यादा पूछी गई है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 66 और 64 दोनों में छायावाद पूछा गया है। फिर नई कहानी से 63 में पूछा गया है, और नई कविता से जो है ये 60 से 62 में पूछा गया है। अब आधुनिक हिंदी के उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव। आप जानते हैं कि उपन्यास जो है अलग से क्यों आया था, मतलब यथार्थवादी लेखन जब आया तो इसको उपन्यास कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे आपका क्या हुआ, 66 में क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा अभी तक से। फिर हिंदी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास, ये 65 में पूछा और 63 में पूछा है। और हिंदी साहित्य में समालोचना के सिद्धांत और हिंदी के प्रमुख समालोचक, इसमें क्वेश्चन एक बार पूछा गया 60-62 में, लेकिन वो भी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ये सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। अब हिंदी साहित्य में हिंदी में साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास, इससे अभी तक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको कौन कौन सा सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप अगर इसमें से चूज करना चाहें, लास्ट में जाके आप स्पेसिफिक होना चाहें तो क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर करना चाहिए। फिर मध्यकाल में अवधि ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। फिर आप देखेंगे ये प्रमुख काल जो है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, ये इसमें से सबको कर लें, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्फेसिस हो आपका भक्ति काल पे होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं छायावाद में, छायावाद की पूछते हैं चूंकि, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि एक ये कर लें, दूसरा ये कर लें, फिर आपका देखेंगे ये कर लें, 3 कर लें और ये कर लें, तो आप काफ़ी सेफ होते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि भाषा और साहित्य के इतिहास को मिला के टोटल आप 14 टॉपिक दिया गया है, उसमें से आप मात्र अगर 4 कर लेते हैं, ये पहला, उसके बाद फिर मध्यकाल में अवधि ब्रजभाषा, और देन आपका ये भारतेंदु काल जो है, मतलब प्रमुख काल जो है, ये कर लेते हैं आप, और एक ये छायावाद कर लेते हैं। ये 4 कर लेते हैं तो आप 3 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको लगता है तो आप 2 सेक्शन को और कर सकते हैं। एक तो मानकीकरण देवनागरी लिपि वाला जो ये सेक्शन कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ जो है, चूँकि ये राजभाषा पिछले साल पूछ चुका है, तो आप राष्ट्रभाषा के रूप में जो हिंदी का कैसे विकास हुआ, ये करके आप पूरी तरह से सिक्योर हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने अब तक आपको खंड क के बारे में बताया है, यानी भाषा और साहित्य के इतिहास के बारे में बताया है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको खंड 2 में जो ख है, उसमें साहित्य में जो गद्य और पद्य है उसको कैसे पढ़ें और कितने ज़्यादा आप स्पेसिफिक होके कर लें लास्ट में, ताकि आपको जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँ और किस तरह से आपका जो सिलेक्शन का लेवल बढ़े। धन्यवाद।